हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एज यू नो हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री के बोर्ड क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हमने शुरू किया है ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पेपर सेट 56/1/1। इसके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस में, 3 वीडियोस में। आप उन्हें देख लीजिएगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर फिर मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे, उस टॉपिक को भी डिस्कस किया जा रहा है ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड और भी किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इज इट क्लियर? और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि जैसे जैसे मैं नई वीडियोस बनाऊंगी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एंटीसेप्टिक। ये टर्म्स डिफाइन करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है और एंटीसेप्टिक क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो लास्ट यूनिट हमारी केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से है। बड़ी स्वीट सी छोटी सी यूनिट है, ठीक है। देखिए ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है। ट्रैंक्विलाइजर्स को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी कहा जाता है। ट्रैंक्विलाइजर्स वो केमिकल कंपाउंड्स है विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फटीग, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है बंदा, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए जिन केमिकल कंपाउंड्स का यूज किया जाता है उन केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ओके, सो व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर्स? केमिकल कंपाउंड्स used in the treatment of fatigue, depression, okay, depression, anxiety etc. इनके ट्रीटमेंट के लिए इतना ही लिख लेना काफी है। जो केमिकल कंपाउंड यूज किए जाते हैं उन्हें ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स की एक स्पेसिफिक चीज और है, दैट दे आर द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। एक बार इस तरह से भी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। विच केमिकल कंपाउंड्स आर द इसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स मतलब सोने जो दवाइयों को लेने से नींद आ जाती है, तो ऐसे स्लीपिंग पिल्स का मेन कंस्टिट्यूट्स क्या होते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। तो सेकंड बात भी इसके बारे में याद रखिएगा, दीज आर द मेन कंस्टिट्यूट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मेन कंस्टिट्यूट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। ओके, स्लीपिंग पिल्स के मेन कंस्टिट्यूट है ये। और अब इसके एग्जांपल्स की बारी आती है। भी जब डेफिनेशन पूछा तो कहे बच्चे सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं और कहते हैं एग्जांपल तो पूछा ही नहीं था। डेफिनेशन में हमेशा एक एग्जांपल जरूर देना। इक्वेनिल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, बहुत सारे हैं लेकिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है इक्वेनिल, ठीक है, जो ट्रैंक्विलाइजर है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। इज इट क्लियर? चलिए ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में एक चीज और बताती हूँ आपको। ये तो होगा क्वेश्चन का आंसर, ट्रैंक्विलाइजर क्या है और ट्रैंक्विलाइजर्स स्लीपिंग पिल्स मेन कंस्टिट्यूट्स होते हैं के, और इसका एग्जांपल हो गया। सबसे पहले कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल और जाने, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किसी को डिप्रेशन होता ही क्यों है। कोई आदमी या कोई ह्यूमन बीइंग जब डिप्रेशन में जाता है, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या कमी हो गई है। तो देखिए नॉरएड्रेनालिन, ओके, नॉरएड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नॉरएड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिग्नल भेजने का काम करते हैं ना, हमारे ब्रेन के नर्व सिस्टम को जो मैसेज देने का काम करता है। नॉरएड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके, मैसेज देने का काम करता है, ब्रेन को सिग्नल देने का काम करता है। जब हमारी बॉडी में नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है, जब हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर जो कौन सा नॉरएड्रेनालिन की कमी हो जाती है, क्योंकि एक मूड चेंजिंग आप कह सकते हो एक कंपाउंड है ये, मूड चेंज, इससे
अगर इसका लेवल सही है तो हमारा मूड सही रहेगा, इसका लेवल जब कम हो जाएगा हमारी बॉडी में तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से डिप्रेशन होता है, क्योंकि इसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन कोई एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसका डिग्रेडेशन होता है, तो जब इसका डिग्रेडेशन ज्यादा होने लगेगा तो हमारे बॉडी में इसका अमाउंट डिक्रीज होने लगेगा, इसका लेवल डिक्रीज होने लगेगा, और जब इसके अमाउंट का लेवल डिक्रीज होगा, एक सर्टेन लेवल से कम हो जाएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स उन एंजाइम्स को इनहेबिट करते हैं, उन एंजाइम्स को रोकते हैं जो इसका क्या मतलब उनकी एक्टिविटी को इनहेबिट करते हैं, जो नॉरएड्रेनालिन ट्रांसमीटर का डिग्रेडेशन कर रहे थे। ये इसके पीछे थ्योरी काम करती है। तो क्या मतलब है? क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि हमें व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मेन कॉज क्या है? दैट इज द डिक्रीज इन लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन इन आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि इसका जब लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ट्रैंक्विलाइजर्स का काम क्या है? ट्रैंक्विलाइजर्स का काम है कि कोई ऐसा एंजाइम जो नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर का डिग्रेडेशन कर रहा है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेबिट करना, उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देना, ताकि नॉरएड्रेनालिन का डिग्रेडेशन ना हो। नॉरएड्रेनालिन का जब डिग्रेडेशन नहीं होगा, यानी नॉरएड्रेनालिन का लेवल हमारी बॉडी में कम नहीं होगा तो डिप्रेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको कि डिप्रेशन का मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पर हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया कि डिप्रेशन क्यों होता है। इज इट क्लियर? और डिप्रेशन को रोकने के लिए कौन सी दवाई ली जाती है? ट्रैंक्विलाइजर लिए जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर का काम क्या है? ट्रैंक्विलाइजर का काम है नॉरएड्रेनालिन, फिर से सुनना, नॉरएड्रेनालिन के डिग्रेडेशन को रोकना, नॉरएड्रेनालिन के अमाउंट के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन रखना। इज इट क्लियर? और ट्रैंक्विलाइजर्स का एग्जांपल क्या है? इक्वेलिन है। इक्वेलिन, बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन कम से कम एक एग्जांपल तो यहाँ आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला पार्ट है इसका, एंटीसेप्टिक क्या है? ठीक है, एंटीसेप्टिक डिफाइन कीजिए, और एंटीसेप्टिक के जब डेफिनेशन आएगा, एक्सप्लेन द टर्म आएगा, तो आपको उसमें एग्जांपल जरूर देने हैं। तो देखो बेटा, एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक आर दोज केमिकल कंपाउंड्स which control the growth of harmful microorganism or even the kill harmful microorganisms, and these may be applied on the living bodies. ये लिविंग बॉडीज, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ लिविंग बॉडीज पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारी स्किन कट जाती है, इससे किसी एनिमल को, किसी ह्यूमन बीइंग को स्किन कट गई, कुछ हो गया, तो हम क्या अप्लाई करेंगे भाई? क्या अप्लाई करेंगे? एंटीसेप्टिक। इज इट क्लियर? ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकते हैं और उन्हें किल भी करते हैं। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है, डिसइंफेक्टेंट का भी काम होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना। इज इट क्लियर? ताकि इंफेक्शन ना हो उस जगह पे, उस एरिया में इंफेक्शन ना हो। तो डिसइंफेक्टेंट का फर्क इतना ही है कि डिसइंफेक्टेंट आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग बॉडीज और एंटीसेप्टिक कहां पर अप्लाई होते हैं? लिविंग बॉडीज पे। ओके, तो एंटीसेप्टिक आर, these are chemical compounds, these are chemical compounds used to kill harmful microorganisms and control growth of microorganisms, control growth of harmful microorganisms, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं और मारते भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को। और सेकंड चीज, दीज कैन अप्लाइड ऑन लिविंग बॉडीज, लिविंग टिश्यूज, लिविंग बॉडीज पे अप्लाई कर सकते हैं, लिविंग टिश्यूज पे। नॉन लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करेंगे तो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंटीसेप्टिक की बहुत एग्जांपल आपने सुने होंगे, जैसे इसी क्वेश्चन पेपर में एक एग्जांपल था आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का यूज किया, हमने कहा था एंटीसेप्टिक है। उसके बाद बोरिक एसिड का
आई लोशन भी आता है, बोरोसोल बोलते हैं उसको, आई लोशन आईज को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। बोरिक एसिड इज ऑल्सो वेरी गुड एंटीसेप्टिक विच इज प्रेजेंट इन बेबी टेल्कम पाउडर। ओके, नेक्स्ट आपके पास बायोथिनल। बायोथिनल एक ऐसा एंटीसेप्टिक है जो किसमें होता है, बाथिंग सोप में होता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक कहाँ यूज होता है, बेबी टेल्कम पाउडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है बोरिक एसिड। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक क्रीम है। बायोथिनल जो है वो नहाने की साबुन में वो यूज होता है, बाथिंग सोप में यूज होता है। दूसरा हम ले लेते हैं डिटोल, ये सब तो सुना होगा आपने, डिटोल, सेवलॉन, इज इट क्लियर, सेवलॉन क्लोरोजाइनेलोन कंपाउंड है यहाँ पर डिटोल में, जो किसका काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये सारे ही क्या, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट 0.2% फिनॉल सॉल्यूशन। अगर फिनॉल के सॉल्यूशन का इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो डिसइंफेक्टेंट है। 0.2% फिनॉल सॉल्यूशन किसका काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। आई होप आपके समझ में आ गया एंटीसेप्टिक क्या है और एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि कई बार कंपाउंड दे दिया जाता है और कहता है कि ये बताइए किस टाइप के कंपाउंड है, इनका यूज क्या है। जैसे बायोथिनल दे दिया तो बायोथिनल क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। टिंचर ऑफ आयोडीन दे दिया, वो एक एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड दे दिया तो एक एंटीसेप्टिक है। इक्वेनिल दे दिया तो इक्वेनिल क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। कई बार एग्जाम्पल देके उनकी क्लास पूछी जाती है, कई बार सीधे क्लास देकर एग्जाम्पल पूछ लेते हैं या उनका डेफिनेशन पूछ लेते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21 का एक और पार्ट है और करके, ठीक है, चॉइस है, इंटरनल चॉइस है आपके पास इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये समझ में आ गए ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटीसेप्टिक क्या है। दूसरा है एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्वेश्चन नंबर 21 में ही एक और पार्ट है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। स्टूडेंट्स, ये चीज आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सोप और डिटर्जेंट की क्लींजिंग एक्शन लिखो, सोप और डिटर्जेंट। ठीक है, चलिए सोप का एग्जांपल ले लेते हैं हम। व्हाट आर सोप? सोप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, केमिकली हम बात करें सोप क्या है, दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, C17H35CO- Na+, सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, सोडियम स्टरेट बोलेंगे इसको, स्टरेट। इज इट क्लियर? बेटा सोप के मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी शो करते हैं, देखिए ये आपके पास ये वाला पार्ट जो है माइनस, Na+, ये आपके पास है CO- पार्ट, और ये वाला क्या पार्ट है, ये वाला है लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। ओके, ये जो लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और ये जो CO- पोलर हेड है आपका, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। इज इट क्लियर? तो सोडियम सॉल्ट आपके कपड़े से, क्लोथ से जो डर्ट स्टिक होता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयली कंपोनेंट। देखिए ऐसा है, ये आपके पास एक क्लोथ है, क्लोथ पर आपके बहुत सारी डर्ट लगी हुई है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल कंपोनेंट इन दैट। ड्राई डस्ट कभी भी कपड़े से स्टिक नहीं होती है, अगर डस्ट कपड़े से चिपकी हुई इसका मतलब इसमें ऑयल कंपोनेंट है। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास ऑयली कंपोनेंट है क्लोथ का। जब आप इस पे सोप सॉल्यूशन अप्लाई करते हो तो क्या होता है, तो ये जो सोप का आयन है, ये आयन इस तरह से इस ऑयल ड्रॉपलेट जो डस्ट पार्टिकल के साथ कपड़े पर चिपकी हुई है उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है और एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। आपको ध्यान होगा ये माइनस पार्ट है, इसे कहते हैं मिसल बनाता है। इज इट क्लियर? कैसे इसका इस सोप का आयन का हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो किसमें होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो होगा आपके पास ऑयल में, और हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो किसमें होगा, वाटर में होगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर में होगा। इज इट क्लियर? सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स
दिस कंटेन दिस डाइपोलर आयन CO माइनस Na+। ओके, तो जब ये पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट हो जाता है। ये आपके पास पोलर आयन है। पोलर आयन में जो लार्ज अल्काइल ग्रुप है इसे लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, और ये CO माइनस जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। जब हम लोग सोप सॉल्यूशन को कपड़े पर अप्लाई करते हैं जिसपे डर्ट लगी हुई है विद द ऑयल कंपोनेंट, तो ये सोप के पार्टिकल क्या बनाते हैं, मिसल बनाते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड colloids, and this formation of micelle takes place at a particular concentration. You know very well that particular concentration is called as CMC, critical micelle concentration. Okay, the soap particle arrange such that the polar head CO minus part remain in the water and the hydrophobic part remain in the oil. Actually ये जो सोप का पार्टिकल है वो किसका काम करता है, ये इमल्सिफायर का काम करता है। किसका काम करता है, इमल्सिफायर का। इसलिए इमल्सिफायर का क्या काम होता है, इमल्शन को स्टेबल बनाना। तो यहाँ पर जब ये ये आपके पास एक इमल्शन बन चुका है, मिसल बन चुके हैं बहुत सारे, तो जब आप कपड़े को एजिटेट करते हैं तो क्या है, ये ऑयल ड्रॉपलेट किसके साथ, डस्ट वगैरह इन सब पार्टिकल के साथ पानी में आ जाती है। अब वो ऑयल जो है वो पानी में सोल्यूबल है, इसलिए वापस कपड़े से नहीं चिपकती, बिकॉज नाउ दिस ऑयल ड्रॉपलेट हैज फॉर्म्ड, ऑयल एंड वाटर हैज फॉर्म्ड इमल्शन। ऑयल और वाटर ने क्या बना लिया है, इमल्शन बना लिया है, जिसमें सोप ने किसका काम किया, सोप ने इमल्सिफायर का काम किया। सोप ने इमल्सिफायर का काम किया, इस ऑयल इन वाटर इमल्शन को स्टेबल बनाने का काम किया। एंड अलोंग विद द ऑयल ड्रॉपलेट ऑल द सैंड डस्ट पार्टिकल व्हाटएवर dirt is present on the cloth that also come into the water and that does not stick back to the water, back to the cloth। क्यों? क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट पानी में सोल्यूबल है और वो बन गया एक इमल्शन, और वो इमल्शन क्या है, डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल, वाटर इन सब के साथ क्या है, पानी में चला जाता है, और कपड़े के ऊपर से डस्ट और ऑयल कंपोनेंट जो भी थे वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इज इट क्लियर? दिस वाज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आपके समझ में आया? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को एक्सप्लेन करते समय ये जो मैंने साइंटिफिक टर्म बनाए हैं, जो बताए हैं आपको, ये जो डायग्राम बनाया है, बहुत जरूरी है लिखना कि सोप है क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। इस सोप के मॉलिक्यूल में ये वाला पार्ट, इसमें माइनस पार्ट क्या है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है। ऑयल जो है वो इस सोप के साथ क्या बनाता है, उसे क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर होता है, इसे क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और जब हम कपड़े को एजिटेट करते हैं तो ऑयल डस्ट पार्टिकल सब पानी में आ जाते हैं, और वो ऑयल इन वाटर टाइप का क्या बन जाता है, इमल्शन बन जाता है। सोप इमल्सिफायर का काम करता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन को स्टेबल बनाने का काम करता है, ताकि ऑयल वाटर से वापस निकलकर कपड़े पर नहीं चिपकता। इज इट क्लियर? तो ये साइंटिफिक टर्म्स एक्सप्लेन करने जरूरी है क्लींजिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22 क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। फॉर ए 5% solution of urea, you have given the 5% solution of urea, 5% solution of urea। मोलार मास कितना है, यूरिया का मोलार मास भी दे रखा है, मोलार मास गिवन 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल है। यूरिया क्या है आपके पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी ध्यान रखिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू 1 होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है ICRT, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है I की वैल्यू 1 हो गई। तो आपके पास बिकॉज वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला हो गया पाई इज इक्वल टू CRT। आपको ये पता है C का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन 5% तक सॉल्यूशन हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगी आपको। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन molarity of the aqueous solution can be considered equal to molality because the density of solution is approximately equal to the density of water, that is 1 gram per ml। इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग क्या ले लेते हैं, मोलारिटी के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, C का मतलब मोलारिटी है, होता मोलारिटी है, लेकिन क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है डेंसिटी का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हम मोलारिटी के बराबर ले सकते हैं इसको। यानी जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वी कैन कंसीडर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज सोल्यूट तो क्या है, नेग्लिजिबल है और पानी की डेंसिटी 1 है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोलार मास, वेट ऑफ सोल्यूट मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वैसे तो, मोलरिटी मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000, ये मोलरिटी इनटू R इनटू T। ओके, तो ऑस्मोटिक सोल्यूट का वेट कितना है 5 ग्राम यूरिया, मोलार मास कितना है 60, 5 ग्राम 5% सॉल्यूशन का मतलब 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन means 5 ग्राम यूरिया in 95 ग्राम ऑफ वाटर। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 95 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो 95 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इनटू 1000, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, दे रखी है 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300। कैलकुलेशन कीजिए, this much atmospheric pressure will be osmotic pressure of solution। 95 ग्राम सॉल्यूशन को अगर हम अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम सॉल्यूशन भी ले लें तो भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है। मोलरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम किसके इक्वल ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ओके, अप्रोक्सीमेशन ये भी हो सकता है 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लो एंड 100 ग्राम सॉल्यूशन इज, और इजी करने के लिए दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम वाटर बिकॉज द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। इज इट क्लियर? अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, अदरवाइज एग्जैक्ट आप क्या ले लीजिए 95 ग्राम ऑफ वाटर ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन तो पानी कितना है 95 ग्राम, एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो 5 ग्राम यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। एग्जैक्ट अमाउंट लेना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम। इज इट क्लियर? क्योंकि डाइल्यूट कंसीडर किया है आपने, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर ही होगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ले लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब से आप मोलरिटी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? तो 95 अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम के इक्वल भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का। जो ध्यान देने लायक बात थी वो यहाँ पर सिर्फ ये थी कि यूरिया जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में I की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसी का ही एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल ही है, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही है। याद रखिएगा, जो और में क्वेश्चन आते हैं +2 बोर्ड एग्जाम में, इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, मतलब उस यूनिट के चॉइस में उसी यूनिट का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन की चॉइस में सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विशा took to aqueous solution। Visha is the name of student, took to aqueous solution। One is 7.5 gram urea and other is 7.5 gram of urea plus
100 gram of water. Okay, another she is taking 42.7 gram of substance Z in 100 gram of water. ऐसे विशा ने दो एक्वे सॉल्यूशन ली. Okay, Visha is taking 2 aqueous solution. First is 7.5 gram of urea and another is 42.7 gram of substance Z in 100 gram of water respectively. यूरिया का मोलार मास दे रखा है. यूरिया का मोलार मास है 60. It was observed that both the solution froze at the same temperature. It was observed, देख क्वेश्चन लिख रही हूं. It was observed that both solutions froze at same temperature. Calculate molar mass of Z. Z का मोलार मास निकाल. कैलकुलेट मोलार मास ऑफ Z. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए इन दोनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है. सॉल्वेंट दोनों में वाटर है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सपोज इस सॉल्यूशन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है 1 और इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 2. तो बोथ द सॉल्यूशन शोइंग सेम फ्रीजिंग पॉइंट. क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, सेम है. इज इट क्लियर? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. अगर दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है मतलब दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम है. तो अब आपको पता है फर्स्ट वाले का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास Kf इंटू मोलैलिटी. कौन सा कंसेप्ट लगाया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी. सपोज इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, ये यूरिया के लिए है, और इस सॉल्यूशन का हो जाएगा KF इंटू मोलैलिटी M2. क्योंकि बोथ द सॉल्वेंट आल्सो सेम, सॉल्वेंट इज वाटर, दोनों ही केस में सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो KF की वैल्यू भी क्या है, सेम है. KF की वैल्यू सेम होने का मतलब M1 यूरिया के लिए लिखा था मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ Z. कंपाउंड Z दोनों की मोलैलिटी सेम है. अब मोलैलिटी सेम है तो यूरिया की मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी यूरिया की है 7.5 ग्राम. यूरिया डिवाइड बाय मोलर मास 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम इंटू 1000. मोलैलिटी का फॉर्मूला यही होगा ना, मोलैलिटी इज weight of solute divided by molar mass into weight of solvent gram into 1000 gram. ओके, सब्सटेंस Z की मोलैलिटी कितनी होगी 42.75 डिवाइड बाय इट्स मोलर मास. ओके, मोलर मास इंटू 100 इंटू 1000. 1000 से 1000 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो मोलार मास ऑफ Z इज इक्वल टू 42.75 इंटू 60 डिवाइड बाय 7.5. कैलकुलेशन कीजिए, दिस विल बी द मोलार मास ऑफ Z. बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. इज इट क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए. अंडरस्टूड? नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है. सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे. सेक्शन बी हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस भी है. तो क्वेश्चन नंबर 23 में एक ग्राफ दिया है. क्वेश्चन नंबर 23 में ग्राफ है. ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम. ओके, ग्राफ इज लाइक दिस. वैल्यूज भी दे रखी हैं. ये है आपके पास 1.6 मोलर, 1.8 मोलर,
at the time 10 minutes. Time is given, concentration versus time at the time 10. Then concentration becomes 0.4 at the time of 20, concentration 0.2 at the time of 30 and so on. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? सेकंड, theoretically can concentration of reactant reduce to 0 after infinite time? Explain. वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कहता है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? तो देखिए, ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। व्हेन टाइम इज 10, concentration is 0.8 molar. When time is 20, it's a 40.4, and when it is 30, it's 0.2 molar. ठीक है। तो आपको दो तरीके से आप इसका ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हो। पहला तो हम इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करके हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे। ओके, के की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T2 माइनस T1, A0 1 डिवाइड बाय A0 2, इस फॉर्मूला से। दूसरा ये है, हम लोग थ्योरेटिकली मेथड से करें, टी हाफ मेथड से। देखिए, 0.8 से 0.4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ। ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन, दो मेथड इसके, कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? आधा हो गया। फिर कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। कितने मिनट में हो गया? कितने मिनट में हो गया? 10 मिनट्स में। कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया 10 मिनट्स में, 0.8 से 0.4 हो गया। मतलब अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन जो है 0.8 मोलर लेकर शुरू किया तो 10 मिनट्स में कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। मतलब हाफ टाइम रिएक्शन का कितना है? 10 मिनट्स है। नाउ अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। पॉइंट, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने 0.4 लिया, 0.4 से 0.2 हो गया। मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगेन बिकमिंग हाफ, कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ, कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया। अभी भी टाइम कितना लगा भाई? अभी भी आपके, अगर हम यूनिट मिनट्स में ले लेते हैं तो अभी भी हमें कितना लगा टाइम? 10 मिनट्स लगा। क्या लगा? 10 मिनट्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। यू कैन राइट दैट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन 0.8 it becomes half, 0.4 into 10 minutes, again 0.4 to 0.2 it becomes again half in a 10 minutes. Okay, means concentration जो है, सॉरी, रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम जो है, हाफ लाइफ टाइम T half does not depend upon concentration of reactant, does not depend upon concentration of reactant। यानी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता? वो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय के। मतलब हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
इज इट क्लियर? ग्राफ को देखकर, इसकी वैल्यूज को देखकर हम टेबल बनाते हैं, उससे पता चल रहा है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, एक और मेथड है इसको करने का। दूसरा मेथड ये है कि हम k की वैल्यू निकालें। ये जो डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है उनसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। ओके, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करके निकालें, जीरो ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करके निकालें। देखें कि किसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली, k = 2.303, टाइम कितना है भाई 20, t2, t1 कितना है 10, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.8 डिवाइड बाय 0.4, दिस बिकम k = 2.303 डिवाइड बाय 10 log of 8 divided by 4 मतलब log of 2. Again for this data I am taking the rate constant that is 2.303 divided by t2 कितना है 30, t1 कितना है 20, log of initial concentration कितना है 0.4, 0.2, ये k1 की वैल्यू k2 की वैल्यू, तो k2 की वैल्यू आई 2.303 डिवाइड बाय 10 log of again 2, यानी मैंने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई किया तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में रेट कांस्टेंट की दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। इज इट क्लियर? तो जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हो, हाफ लाइफ टाइम मेथड से करो या फिर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करके करो। दोनों में k की वैल्यू सेम आई, वहां पर डिसाइड हो गया कि t हाफ जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? बोलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 विद द इंटरनल चॉइस आल्सो। तो आई थिंक 23rd क्वेश्चन इज कंप्लीट, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, नहीं यही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आपने स्टूडेंट्स ये देखा कि सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसके कंसेप्ट का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। जो भी टॉपिक आ रहा है उसका हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी दूसरा क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर देना, अंडरस्टूड, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।